का एक हिस्सा जहां पर पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चलती है, जहां पर पॉलिटिक्स पार्टी स्ट्रगल करती हैं, खासकर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी साउथ में घुटने टेक देती हैं। आखिर क्या वजह है, साउथ में मोदी का जादू क्यों नहीं चलता, आखिर बीजेपी क्यों साउथ में फेल हो जाती, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल साउथ के स्टेट्स पर आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ साउथ की ओर। देखिए साउथ में जो कि रीजनल पार्टीज ही रूल करती हैं, और ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम तमिलनाडु से शुरू करके पूरे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को समझेंगे, डेटा, हिस्ट्री और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए जब मोदी जी गुजरात में रोड शो करते हैं तब भक्तों का नारा होता है मोदी मोदी। लेकिन जब मोदी जी तमिलनाडु में रोड शो करते हैं तब नारे लगते हैं गो बैक मोदी। और நயவஞ்ச திட்டத்தோடு மத்திய அரசு மோடி அரசு பிஜேபி அரசு தொடர்ந்து தமிழகத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டு। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने पास्ट में वहां पर कई साल तक राज किया हो और इसके कारण वहां की आमजन परेशान हो गई कि बीजेपी ने डेवलपमेंट नहीं किया या फिर कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी ने तो वहां पर कभी राज ही नहीं किया, तो फिर इतनी नफरत बीजेपी से क्यों? आज की इस वीडियो में जानेंगे यही सब कुछ। गो बैक मोदी के नारे ग्राउंड लेवल पर तो लगते ही हैं, साथ ही साथ एक्स पर भी ट्रेंड होता है गो बैक मोदी। बीजेपी ना जीतने का सबसे बड़ा कारण है द्रविडियन पॉलिटिक्स। आखिर ये द्रविडियन पॉलिटिक्स है क्या? इसकी शुरुआत हुई ईवी रामासामी से, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये द्रविड़ पॉलिटिक्स मूवमेंट के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर थे। 1925 में पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ने का रीजन था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट का मोटिव था मद्रास प्रेसिडेंटी समाज को सम्मान दिलवाना, और वही समाज जिसके साथ अंग्रेज भेदभाव करते थे, खासकर नॉन ब्राह्मण लोगों के साथ। पेरियार रैशनलिटी को प्रमोट कर रहे थे। पेरियार का मकसद था तमिल को एक नई पहचान दिलवाना, जिसमें ना कोई कास्ट ना कोई धर्म, सिर्फ उनका फोकस था तमिल लैंग्वेज के ऊपर और तमिल कल्चर के ऊपर। एक ऐसा कल्चर जिसमें ब्राह्मण्स के साथ भी नॉन ब्राह्मण्स प्राउड फील कर सके द्रविडियन हिस्ट्री पर, और इसीलिए पेरियार ने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया। अगर आप द्रविडियन मूवमेंट को एक ही लाइन में समझना चाहते हो तो सीधा सीधा द्रविडियन मूवमेंट का मोटो था सबको सम्मान मिलना, यानी कि ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स को इक्वली हक मिलना। और पेरियार सबसे ज्यादा खिलाफ उसके थे जो कोई भी तमिलनाडु के इंसान को जबरदस्ती हिंदी सिखाने पर मजबूर करता था। सन 1950 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये बोलोगे कि मद्रास कौन सा स्टेट? 1969 से पहले तमिलनाडु को मद्रास ही बोला जाता था। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु के स्कूल के बच्चों को हिंदी लैंग्वेज सिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि आजादी के बाद हिंदी लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे तमिल एक्टिविस्ट का मानना था कि इससे नॉन ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सन 1953 में कांग्रेस ने कहा कि तमिलनाडु की एक सिटी कल्लाकुड़ी का नाम बदलकर डालमियापुरम करेंगे, यानी कि राजस्थान के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रामकृष्णा डालमिया के नाम पर। मगर एक 29 साल का लड़का अपने साथियों के साथ कल्लाकुड़ी पहुंच गया और विरोध करने लगा। जहां पर डालमियापुरम लिखा था वहां पर काला रंग कर दिया, और पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और यही वजह है आज भी तमिलनाडु में एंटी हिंदी स्लोगन लगते हैं। और बाद में जब वो 29 साल का लड़का जेल से बाहर आया तब वो तमिलनाडु पॉलिटिक्स का हीरो बनकर उभरा, और उस 29 साल के लड़के का नाम था एम करुणानिधि, जो कि बाद में तमिलनाडु के 5 बार के चीफ मिनिस्टर बने। इससे पहले हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले द्रविडियन मूवमेंट का जिक्र किया था, और उस द्रविडियन मूवमेंट को शुरू किया था पेरियार ने। अब जो ये पेरियार थे, इन्हीं के एक फॉलोवर CN अन्नादुरै ने 1949 में एक नई पार्टी बनाई, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। DMK का कहना था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोचती है। तमिलनाडु में मेनली आज 2 पार्टीज हैं, DMK एंड AIADMK, और तीसरी उभरती हुई पार्टी TVK। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, तमिल की पॉलिटिक्स में हमेशा तमिल के सुपरस्टारों ने राज किया। MG रामचंद्रन जो कि एक सुपरस्टार थे, उन्होंने AIADMK पार्टी बनाई। जयललिता सिनेमा की सुपरस्टार और पॉलिटिक्स की क्वीन। और जो TVK पार्टी आजकल पॉपुलर हो रही है, एक्टर विजय थलपति के द्वारा बनाई गई है। अब बातें तमिलनाडु के मॉडल पर। चीफ मिनिस्टर के कामराज ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर MG रामचंद्रन ने मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया
साथ ही इसके पैमानों के बारे में बताया। इसके साथ साथ मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन पर फोकस किया। और फिर चीफ मिनिस्टर जयललिता ने फ्री साइकिल, फ्री लैपटॉप और फ्री मिक्सर ग्राइंडर, इसके अलावा अम्मा कैंटीन योजना शुरू की। और ये सब कुछ फ्री बीज में शामिल नहीं था, बल्कि लोगों की डेली लाइफ इंप्रूव करने के लिए था। चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि, जिसको द्रविडियन पॉलिटिक्स का इंजन भी कहा जाता है, इनका फोकस था लैंग्वेज, प्राइड, सोशल जस्टिस, इंफ्रा डेवलपमेंट, जिसकी वजह से तमिलनाडु को अलग पहचान मिली। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन की लीडरशिप में तमिलनाडु की जीडीपी ग्रोथ रेट 11% के हिसाब से चल रही है। यानी कि तमिलनाडु पहली बार इंडिया का एक मात्र ऐसा स्टेट बन गया जिसकी ग्रोथ ने डबल डिजिट टच किया। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जबकि सेम टाइम पर ही बीजेपी रूल्ड महाराष्ट्र स्टेट की ग्रोथ रेट 7% के हिसाब से है और यूपी की ग्रोथ रेट 8% के हिसाब से चल रही है। ये चीज मैं इसीलिए आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप डिफरेंस समझ सको बीजेपी रूल स्टेट्स में और नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में।